हेलो दोस्तों, आई एम बैक विद अनदर न्यू चैप्टर है आपकी क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। आपको सिर्फ हायर प्लांट्स ही नज़र आ रहा होगा क्योंकि आई यू नो कैमरे की रेंज। एंड इस स्लाइड में हम इंट्रोडक्शन लेंगे इस चैप्टर का कि इस चैप्टर में है क्या, क्योंकि किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले आप सब जानते हो किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले उसके डेप्थ में जाना जरूरी है। तो फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स में हम फोटोसिंथेसिस को पढ़ने वाले हैं। तो फोटोसिंथेसिस क्या है? प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स, ये याद रखना, ग्रीन प्लांट्स हो गए, एल्गी हो गए, कुछ बैक्टीरिया भी। अब आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि जो एल्गी और जो बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं, बैक्टीरिया का नाम चाहिए मेरे को और एल्गी की चाहिए मेरे को फाइलम चाहिए, बता देना, ठीक। तो जो उनसे एल्गी और बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं वो बताओगे। क्या बताओगे? एल्गी की फाइलम और बैक्टीरिया का नाम बताना। कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, जो कि लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, तो उस प्रोसेस को ही फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इट इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ ऑन अर्थ, ये काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल है, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है अर्थ पे जीवन के लिए। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये प्रोवाइड करती है एनर्जी और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फूड के लिए, यानी जितने भी और बाकी सब ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स, एल्गी और ये कुछ बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, इनको छोड़कर ये सारे के सारे फूड डिपेंडेंट है किस पे? प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट है। जैसे हम हो गए, ह्यूमंस हो गए, डियर्स, और ये जो कार्निवोरस एनिमल हैं वो भी प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, लेकिन इनडायरेक्टली। क्यों? क्योंकि डियर आप प्लांट खाएगा और डियर को कार्निवोरस एनिमल खाएंगे, आप समझ सकते हो, ठीक। इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। नाउ ये हमने पढ़ लिया फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन देख लेते हैं। 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 combine with 12 molecule of H2O in presence of sunlight and chlorophyll and gives 1 molecule of glucose and 6 molecule of O2। अब जैसे मैंने आपको अभी पढ़ाया, मैं ऐसे भी बोल सकता था कि 6 CO2 + 12 H2O, लेकिन मैंने मॉलिक्यूल क्यों बोला? तो पहली सिंपल सी बात हो भी यही रहा है कि मॉलिक्यूल आ रहे हैं, और दूसरी बात कि इस चैप्टर में और इससे आगे वाले चैप्टर में आप ट्राई करो कि ऐसे ही पढ़ो। आप ये जो रिएक्शंस हैं इन्हें ऐसे ही पढ़ो कि मॉलिक्यूल के टर्म्स में पढ़ो। इससे क्या होगा? इससे सिंपल सा आपकी ना पढ़ाई इजी हो जाएगी। जैसे अब काफ़ी सारी आगे जाके साइकिल आएंगी, केल्विन साइकिल, C3 पाथवे से C4 पाथवे, हालांकि केल्विन साइकिल और C3 पाथवे एक ही है। अब केल्विन साइकिल में क्या होता है ना, एक साइकिल में एक सुक्रोस निकलता है। सुक्रोस का एक मॉलिक्यूल निकलता है, CH2O। तो कितनी बार साइकिल चलानी पड़ेगी जो कि इतने, यानी एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बन जाए? तो 6 बार साइकिल चलानी पड़ेगी। तो 6 बारी में हमारा निकलता है एक यहाँ पे लिख देते हैं, एक मॉलिक्यूल ऑफ क्या? C6H12O6। मतलब आप समझ रहे हो ना मॉलिक्यूल टर्म की, यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल वर्ड है इसकी कितनी ज़्यादा महत्वता है। तो आप ऐसे पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा कि एक बारी में एक सुक्रोस निकल रहा था तो 6 बारी साइकिल करानी पड़ेगी, तब जाके एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का निकलेगा, वरना तो आप इसे ही समझ लोगे ग्लूकोज है ये, लेकिन ऐसा नहीं। हाँ जी, हमने फोटोसिंथेसिस देख लिया, उसके इक्वेशन देख लिए। अब इक्वेशन के बाद इंपॉर्टेंस क्या है कि जरूरी क्यों है, आखिर ये हम पढ़ी क्यों रहे हैं? तो देखिए, जरूरी इसलिए क्योंकि सोर्स प्राइमरी सोर्स है। जो भी प्राइमरी सोर्स होते हैं ना, वो भाई बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि फोटोसिंथेसिस आप पता है, सनलाइट प्राइमरी सोर्स है अर्थ पे एनर्जी का, ठीक। तो सनलाइट अब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्राइमरी सोर्स है ये किसका? सभी की सभी फूड का जो भी अर्थ पर है, यानी जो भी हम खाना खाते हैं वो उन सभी का प्राइमरी सोर्स है। प्राइमरी सोर्स जहाँ से वो आता है, प्राइमरी सोर्स है हमारा फोटोसिंथेसिस, यानी यहीं से ये चीज़ निकलती है।
नाउ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग ऑक्सीजन इनटू एटमॉस्फेयर। अब सिर्फ ग्लूकोज बना के फूड का प्राइमरी सोर्स नहीं बन रहा है, ये O2 बनाकर लाइफ का भी प्राइमरी सोर्स बन रहा है, क्योंकि O2 जब आप लोगे नहीं, O2 जब आप लोगे नहीं तो फिर कैसे होगा, है ना, कैसे लाइफ सस्टेन ही कैसे कर पाएगी। तो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन मिलाते हैं, ऑक्सीजन जो रिलीज करते हैं, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? फोटोसिंथेसिस ही रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि आप रिएक्शन में देख सकते हो। अब हम तो करेंगे नहीं O2 प्रोड्यूस, हम तो CO2 रिलीज करते हैं, लेकिन प्लांट्स हैं जो O2 रिलीज करते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि पेड़ बचाओ और अपना जीवन सुधारो। एंड ये आपने पढ़ लिया फोटोसिंथेसिस क्या होता है, इक्वेशन पढ़ ली, इंपॉर्टेंस पढ़ ली। अब सुन लो इस चैप्टर में क्या क्या है। फोटोसिंथेसिस के दो पार्ट आ जाते हैं, एक लाइट रिएक्शन, एक डार्क रिएक्शन। काफी बच्चे मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं कि डार्क रिएक्शन वो रिएक्शन है जो लाइट पे निर्भर ना हो, या फिर जो रात में हो रही हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, दो पार्ट हैं, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के भी दो पार्ट हैं आगे जाके, एक आपका फॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, एक है साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। सारी चीज़ें पढ़ाएंगे इसी वीडियो में, पढ़ाएंगे, आगे की स्लाइड्स जैसे जैसे आती जाएंगी पढ़ाते चले जाएंगे। एंड इसके बाद कौन सा? डार्क रिएक्शन। हाँ जी, डार्क रिएक्शन में आपके पार्ट्स आ जाते हैं। दो तरीके के प्लांट्स होते हैं, C3 प्लांट्स होते हैं, C4 प्लांट्स होते हैं। C3 में C3 साइकिल चलती है, केल्विन साइकिल चलती है। C4 में C4 पाथवे आपका चलता है, ग्लूकोज बनाने के लिए C4 पाथवे चलता है। अब डार्क रिएक्शन क्यों गया है? क्योंकि डायरेक्टली वो लाइट पे डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली है। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस जो कि लाइट की वजह से हो रही है, उसके जो प्रोडक्ट्स हैं उन पे डिपेंडेंट है। तो क्या है ये पूरी की पूरी जो चैप्टर है, ये पूरी जो राम कथा है, वो सारी की सारी मिल के स्वाहा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना प्यारा सा ये चैप्टर।